नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे यूपी के सियासी एजेंडे की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सियासी पार्टियों ने अभी से हवा बनानी शुरू कर दी है। इस काम में कोई भी दल पीछे नहीं है। कोई जाति समीकरण की गोटी बैठा रहा है, तो कोई सम्मेलन संवाद से, तो कोई योगी सरकार पर निशाना साधकर अपनी सियासत चमका रहा है। अखिलेश यादव जिस साइकिल के सहारे 2017 में सत्ता बचाने की कवायद में जुटे थे, वो पंचर हो गई थी। अब वो एक बार फिर साइकिल की सवारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें जीतने का। जी हां, समाजवादी पार्टी ने बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन का भी आगाज किया, लेकिन मायावती को ये रास नहीं आया और अखिलेश यादव पर स्वार्थ की सियासत का आरोप लगा दिया। विपक्ष के हमलों से इतर सीएम योगी आदित्यनाथ राम नाम के सहारे खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। वो एक बार फिर अयोध्या गए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी भी यूपी पर फोकस कर रहे हैं। पीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का यूपी में शुभारंभ किया और विपक्षी दलों को वंशवाद स्वार्थ की राजनीति पर घेरा। कांग्रेस भी प्रियंका गांधी की अगुवाई में खोया जनाधार पाने की मशक्कत कर रही है। प्रदेश प्रभारी ने तो यहां तक दावा किया कि प्रियंका गांधी को सीएम पद के चेहरे के रूप में पेश कर चुनाव लड़ा जाएगा और सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। वो बात अलग है कि अभी कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का भी बड़ा अकाल है। नए वर्किंग प्रेसिडेंट को लेकर भी कांग्रेस में चर्चा है। वहीं बिहार की सियासी पार्टियां भी यूपी में दमखम दिखाने को तैयार है। यूपी के छोटे दल भी बड़ी चोट करने की फिराक में दिखाई देते हैं। जनता सबके रंग देख रही है। यूपी की सियासत के हर दाव पेच का आज विश्लेषण होगा। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हर पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बूथ लेवल को मजबूत करने में जुटी है। सीएम योगी अयोध्या में साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि मिशन 2022 में राम नाम के सहारे राजनीति की राह आसान हो सके। तो कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे यूपी की चुनावी नाव पर सवार हो गई है। 2017 में परिवार की लड़ाई की वजह से चुनावी मैदान में मात खा चुकी सपा कह रही है कि इस बार वो यूपी विधानसभा में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पिछले चुनाव में पंचर हो चुकी साइकिल को दुरुस्त कर चुनावी मैदान में ताड़ ठोकने वाले अखिलेश यादव आत्मविश्वास से इतना लबरेज हैं कि 403 विधानसभा सीट में से 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। साइकिल यात्रा निकालने से पहले अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर सियासी तीर चलाए। अखिलेश ने कहा, जनता बीजेपी से नाराज है। बीजेपी सरकार ने जनता को धोखा दिया है। भाजपा में अपराधियों की भरमार है। और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। इतना ही नहीं, जनेश्वर मिश्र के पैतृक शहर बलिया से सपा ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी की, लेकिन मायावती को ये रास नहीं आया। लिहाजा आरोप मढ़ दिया गया कि अखिलेश यादव राजनीतिक स्वार्थ के लिए नाटकबाजी कर रही हैं। लड़ाई ब्राह्मण वोट बैंक की है तो भला माया चुप कैसे बैठ सकती है। दरअसल 2012 के चुनाव में सपा ब्राह्मणों को लुभाने में कामयाब रही थी और अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे। 2007 में ब्राह्मणों को साध कर मायावती ने भी सरकार बनाई थी। इसलिए इन दोनों पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोट पर है। बीजेपी भी विपक्षी दलों को धूल चटाने के लिए पूरी तैयारी में लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अयोध्या में साधु संतों का आशीर्वाद दिया और चुनावी रणनीति को धार दी। सीएम योगी ने अन्न महोत्सव का शुभारंभ भी किया। यूपी पर लगातार पीएम मोदी भी फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किसी ने वंशवाद, किसी ने परिवारवाद और किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थवश यूपी का इस्तेमाल किया। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया।
उधर प्रियंका गांधी भी कांग्रेस में जान फूंकने में जुटी हुई हैं। राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी ने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का चेहरा होंगी। जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पार्टी सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों से अभी गठजोड़ की बात नहीं चल रही है। सूबे में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है। 2017 में हुए चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायक ही चुनकर आए थे। इस बार के चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस की छवि को मजबूत करने के लिए प्रियंका हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अभी हाल ये है कि कांग्रेस के पास सभी सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवारों का भी अकाल है। बिहार की सियासी पार्टियां भी यूपी के चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रही हैं। जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं आरजेडी यूपी में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी 103 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। IUML ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। ऐसे में सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जाहिर है वोट के लिए तो हर पार्टी जोर लगा रही है, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में आज यूपी की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। सभी दल अपने अपने तरीके से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन किसकी ताल जनता को ज्यादा समझ में आएगी और किसकी दाल असल में गल पाएगी, ये आज हम चर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय में आपका करा दूं। मेरे साथ आलोक वर्मा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, विकास श्रीवास्तव चर्चा का हिस्सा है कांग्रेस से, साथ ही साथ मनोज यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर विवेक सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मनोज जी आप ही से। तो मनोज जी, ऐसा लगता है कि बीएसपी की राह पे आप चल पड़े हैं। मायावती काफी इंस्पायर करती हैं क्या? अब आप भी ब्राह्मण करने लगे? देखिए, जिन नेता की आज जयंती है, सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पे सशक्त नमन करता हूँ। मायावती जी शायद भूल गई कि समाजवादी पार्टी में और समाजवादियों में आदरणीय लोहिया जी का बहुत बड़ा नाम है। तो दूसरे छोटे लोहिया के रूप में जनेश्वर मिश्र जी जाने जाते हैं भारतीय राजनीति में। कैबिनेट के मंत्री रहे सेंट्रल में, उत्तर प्रदेश में तमाम भूमिकाओं में रहे और एक राजनीति को नई दिशा दी और सादा जीवन उच्च विचार वाली राजनीति उन्होंने की। लखनऊ में उनके नाम से विश्व का सबसे बड़ा पार्क बना है, लेकिन उनके पास अपना निजी आवास तक लखनऊ में नहीं है। तो उन जनेश्वर मिश्र की जयंती पे राजनीति अगर किसी को दिख रही है तो वो निश्चित तौर पर उसको जो लगता है वो लगे, और लगना भी चाहिए, क्योंकि चुनावी माहौल है तो किसी को ब्राह्मण साधने की बात आएगी और किसी को दलित साधने की बात आएगी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा उपाध्याय जी, बड़ी ईमानदारी से, चुनाव आने वाला है, सब अपने अपने समीकरण सही करें, इसमें बुराई क्या है? मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई। जिसको जिस तरीके से जनता को अपने काम के नाम पे सभी कहा सर, दूसरे को कोसते कोसते आप वही फॉर्मूला अपना लेते हैं। बात तो तब है ना, अपना नया क्या है आप लोगों के पास, ये बताइए। देखिए, समाजवादियों के पास जो वोट मांगने का तरीका है वो भी समाजवाद है, और समाजवाद तरीके से यानी कि सबके जितने भी प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी भी जनता है, हम सारे सेगमेंट को ध्यान में रख के वोट मांगते हैं और हम उन्हीं के आधार पे जो वादे करते हैं उन वादों के आधार पे समाजवादी उनको डिलीवर्ड करते हैं सरकार बनने के बाद। हाँ, हमारी तुलना आप कर सकते हैं क्योंकि भारतीय राजनीति का पैटर्न कोई बड़ा आइडियल वो नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि वो विश्व की राजनीति में सबसे बेहतरीन जगह रखा है। और इस बात को सत्य कहते हुए मुझे किसी किंचित मात्र अपने अंदर कोई भय नहीं है। यहाँ की राजनीति को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और बर्बाद किया गया उपाध्याय जी। इस वजह से इसको सुधारते आएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कह दी, अब आपने उससे मुझसे सवाल नहीं पूछा। उन्होंने कहा परिवारवाद अंत हो गया उत्तर प्रदेश में, और जब जब सरकारें बनी लूटी। तो मैं उनको बता दूं कि जब भाजपा की सरकार बनती है तो पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाता है इस देश में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की जाती है। फिर जब सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है तो सामंतवाद को लागू किया जाता है, और तो आरएसएस का मनवाद भी उत्तर प्रदेश में हावी होके
इस प्रदेश को लूटा जाता है। आज दो गुजरातियों की बात नहीं कहूंगा। ठीक है, तो आज साइकिल यात्रा से बहुत उत्साहित है मनोज यादव। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी भी मेरे साथ है। तो आलोक जी, पहले तो आपको आपकी इस नई भूमिका के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मुलाकात में आज थोड़ा सा नया रंग है आलोक जी, लेकिन समझना आपसे मैं यही चाहूंगा कि असल में ब्राह्मणों की नाराजगी को लुभाने की कोशिश विपक्षी दल करने लगे हैं क्या? जो ब्राह्मण आपसे नाराज हैं, क्या उस नाराजगी का फायदा बाकी दल उठाने जा रहे हैं? नहीं घनश्याम भाई, तमाशा असल में उत्तर प्रदेश राजनीति चलता रहता है, खासतौर से चलता है जब चुनावी सीजन आता है। तो इतिहास था कि देख लीजिए, बहुत पीछे घनश्याम नहीं जाऊंगा मैं, 5 सालों का इतिहास देख लीजिए। आप सबसे पहले जो मनोज भाई को बधाई दे दो, बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने मुखिया का चेहरा थोड़ा करीने से देखा होगा। बहुत दिनों बाद 4-4.5 साल बाद ठीक तरीके से जमीन पर उतरे हैं और मुद्दे उनको याद आए हैं। 1.5 साल से तो उनको भी नसीब नहीं हुए अगले चुनावी का चेहरा। 1.5 साल से कोरोना का पीरियड जब था, कोविड का पीरियड था, जब देश को, दुनिया को, उत्तर प्रदेश को उनकी खास जरूरत थी, तस्वीर नजर नहीं आई, तो हमको भी नजर नहीं आई, आपको भी नजर नहीं आई होगी, उत्तर प्रदेश की जनता को भी नजर नहीं आई होगी। आपसे बहुत देर कर दी, बहुत देर से दर पे रखने लगी थी। कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि अखिलेश यादव जी आएंगे, उनके मुद्दे रखेंगे। आज बहुत सारे मुद्दे उन्होंने रखे, बहुत सारे मसले उन्होंने रखे। ये अलग बात है कि चुनावी सीजन में उनको याद आता है। आपको याद होगा 2017 में क्या हुआ था। 2017 में अखिलेश यादव जी उठे, दिल्ली गए, राहुल गांधी जी कहीं जा रहे थे, विदेश यात्रा पे निकलने वाले थे, उन हाथ पकड़ के उत्तर प्रदेश ले आए। कहा दोनों बहुत बेहतर नतीजा निकल के सामने आएगा। एक बड़े होटल में बात भी कहते हैं कि मैं भी मीडिया का एक पार्ट हुआ करता था, तो मुझे दोनों समझ तो वहां पर था। बहुत बड़ी बात थी। अखिलेश यादव जी ने भी बड़ी बातें की, राहुल गांधी जी ने भी बड़ी बातें की, और मेरे ख्याल से मनोज जी भी उस समय समाजवादी पार्टी के मेरे बहुत साथी हैं, तो वो भी बड़े हो गए होंगे। कांग्रेस अब आई है, समाजवादी पार्टी के साथ आई है, उसका पंजा साफ में लग रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ तब्दीली आएगी। लेकिन निकल क्या आया? कई बातों के बाद चुनाव आया, 11 मार्च 2017 को जब रिजल्ट आया, तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ में कितनी सीटें आई? 50-40 बेटा मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं, तो 12 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। चुनाव आगे बढ़ा, वहां लगा अखिलेश यादव जी कुछ दिन अपने महल में चले गए, अदालत ने उनके महल को भी खाली करा लिया। उससे नहीं जाना चाहूंगा। आलोक जी, जितनी बातें आपने मुझे बताई सर, जितनी बातें आपने बताई, इसमें नया क्या है सर? इसमें नया क्या है आलोक जी? इसमें नया क्या है? ये सारी बातें सबको पता है, सबको पता है। मुझे ये बताइए, ब्राह्मण जो आपसे नाराज है वो कैसे मानेंगे? आलोक जी, बात यहाँ वहां की नहीं, ये सारी बातें सबको पता है जो आप बता रहे हैं। उत्तर भी आ जा रहा हूँ, कर दिया जा रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए, घंटे भर 2 मिनट में थोड़ा सा हौसला रखिए। 2019 की भी याद दिला दूं, हाथी के साथ बैठे थे, हाथी के साथ जब उन्होंने चुनाव लड़ा, बबुआ के हाथ में कितनी सीटें हैं हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कुल मिला के 10 सीटें आई मायावती जी की, कुल मिला के 5 सीटें आई समाजवादी पार्टी की। आप कहते हैं कि क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ? 5 साल में नतीजे उठा के देख लीजिए। हर एक 1.5-2 साल में नतीजे निकल के आए हैं। 2017 के बाद इलेक्शन हुआ 2019 में, और अभी 2021 में इलेक्शन हुआ, पंचायत का इलेक्शन हुआ, जिला पंचायत का। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको पसंद किया, हमको चुना। समाजवादी पार्टी को कहां ले जाके पटक दिया? विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, अच्छी तरीके से जानते हैं कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। चाहे इस इलेक्शन को देखिए, चाहे उस इलेक्शन को देखिए, देख लीजिए। कुल मिला के आपको नाराजगी दिखती है, ये विकास श्रीवास्तव जी के जब अभी बोलेंगे तो वहां से नजर आएगी। मनोज जी इसके अलावा कुछ नहीं देखते। अपने मनोज जी जब निकल के आते हैं ना, बाहर निकलते हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर से और आपसे मिलने आते हैं, चश्मा लगा लेते, चश्मा वो दिखता नहीं है। आप कुछ भी कर दें, चीजें बदल जाए, लेकिन मुझसे रोशनी नहीं दिखती, अंधेरा ही दिखता है। तो कुल मिला के अंधेरा देखना है तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनको दिखाने का कोई फायदा भी नहीं है। आलोक जी, उनकी ड्यूटी भी आलोक जी, आप सर कॉलेज में जाने वाले उस नए बच्चे की तरह मुझे लग रहे हैं जो चाहता है कि सारा ज्ञान में एक साथ ही दे दूं। सर इतनी बातें तो हुई भी नहीं सर, नए प्रवक्ता बने सर, नए प्रवक्ता बने। मुझे पता है सर, जोश अभी बहुत हाई है, लेकिन इस हाई जोश को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा सर। एक एक करके बातें करते हैं ना, और सारी बातें जो आपने बताई इसमें कुछ भी नया नहीं था सर। ये सारी बातें सबको पता है आलोक भाई, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिए सर।
प्रोफेसर विवेक सिंह भी मेरे साथ है। प्रोफेसर विवेक, असल में जब यूपी की बात होगी तो बात क्या सिर्फ ब्राह्मणों की होगी, जनेऊ की होगी, अयोध्या की होगी, राम की होगी, मंदिर की होगी, बाकी बातें कहां रह जाती हैं? घनश्याम भाई, यह विडंबना है कि देश के प्रदेश की कि जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं इन सब मुद्दों पर बात होती है। देखिए, केवल ये बार बार आरोप लगाया जा रहा था। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की जाती है। तो इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात तो की ही जाएगी, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे मान सम्मान और मर्यादा से जुड़ा हुआ है, तो इसकी बात क्यों नहीं की जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी जो आज प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों की बात कर रही है, आप सबकी बात कर रहे हो, और आपको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से, जिससे इस देश की गरिमा है, इस देश की अस्मिता है, उससे जुड़ी हुई बात है, क्या उससे आपको शर्म आती है? अगर आपको शर्म आती है तो फिर आप किस बात का ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, ब्राह्मणों का एक अपना योगदान है, और ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो कि 12% तक है उत्तर प्रदेश में। हालांकि अभी ऑफिशियल तो कोई डेटा है नहीं, 1831 से है। तो 12-13% जो ब्राह्मण है वो कम से कम 10-12% और लोगों को खींच के ला सकता है, और इसीलिए सारे के सारे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब इसके पीछे पड़े हैं ताकि ब्राह्मणों को किसी तरीके से हम खींच सके। और बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पार्टी ने भी ब्राह्मण को अपनी तरफ खींचा है, आप उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई, जब 2007 में मायावती सरकार में आई, या 2017 में जो बीजेपी सरकार में आई, उसके पीछे कहीं न कहीं ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप ब्राह्मणों को साथ लिए तो काफी हद तक आप चीजों को संभाल सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए घनश्याम जी, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, और बहुजन समाजवादी जो बहुजन समाज पार्टी है, जब वो शासन में थी, उस समय विकास नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन मैं यह बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है और विकास के काम भी हुए हैं, जो कि लगातार हमको आंकड़ों के रूप में। प्रोफेसर विवेक, क्या पैनल में मेरे पास भारतीय जनता पार्टी से 2 प्रवक्ता हैं, एक आलोक जी और एक प्रोफेसर विवेक? क्या मैं ऐसा साउंड कर रहा हूं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो तथ्य और आंकड़ों पर बात करते हैं। आप सर, आप एंटी इनकम्बेंसी कैसे भूल जाते हैं सर? आप इतने सारे जो एनकाउंटर्स हुए जिनको ब्राह्मण विरोधी बताने की कोशिश अपोजिशन कर रहा है, उसको अब कैसे भूल जाते हैं? हम एनसीआरबी के आंकड़ों को कैसे भूल जाते हैं? बिजली पानी की हालत को कैसे भूल जाते हैं? सर, बहुतेरी चीजें हैं जो अभी भी प्रदेश में यथावत कायम है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। चंद सड़कें बना के अगर विकास की बात कर ले तो फिर बात अलग है सर। घनश्याम जी, देखिए, पार्टियां क्या प्रचारित करते हैं वस्तुस्थिति वैसी नहीं होती है। कहाँ ब्राह्मण समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से? ना तो ठाकुर समाज नाराज है, ना तो ब्राह्मण समाज नाराज है। ये लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण समाज नाराज है। मुझे बताइए, विकास दुबे का इनकाउंटर करने में कैसे ब्राह्मण समाज नाराज हो जाएगा? ब्राह्मण समाज तो ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा का प्रतीक है, और ऐसे लोग जो बुरे काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, और उसमें ब्राह्मण समाज नाराज कहाँ हो जाएगा? तो देखिए, नाराजगी कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ। सर, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ विधायकों ने गोरखपुर और बस्ती के आसपास इसको लेकर आवाज भी उठाई थी। वो ब्राह्मणी विधायक थे जो कह रहे थे, देखिए हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है। सर, उन आवाजों को दरकिनार कर दें क्या? देखिए, आपको पता है घनश्याम जी, आप तो बहुत बारीकी से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय कानून का राज है, और कोई भी विधायक, कोई भी सांसद मनमानी नहीं कर सकता है कि मनमानी जैसे पहले वो लोग करते थे कि हम तो विधायक हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो वैसे वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको तकलीफ होनी लाजमी है, और ये तकलीफ को वो दिखा रहे हैं। पर ऐसी संख्या बहुत कम है, नगण्य है, और इसका कोई प्रभाव 2022 के चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। ठीक है सर। कांग्रेस से विवेक श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, ब्राह्मणों की इस रेस में कांग्रेस खुद को कहां पाती है? विकास जी। जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 6 मुख्यमंत्री दिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर, बोलिए। जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आजादी के बाद से 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, और लगातार 1947 से आप देखिए, भारतीय राजनीति में ब्राह्मण नेताओं की एक अच्छी खासी
उपस्थिति आपने देखी। कांग्रेस के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज का स्वाभिमान, सम्मान और राजनीतिक चेतना का जो विषय रहा, सबसे फला फूला, सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसने समाज को दशा और दिशा दिया, वो ब्राह्मण समाज राजनीति में कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे रहा। रहा सवाल उत्तर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों का, ऐसा भी समय रहा कि किसी समय ब्राह्मण वोट के खातिर 89 सीटें बहुजन समाज पार्टी में दिया, पर समय आते आते 2017 में, मेरी आवाज आ रही है विकास जी? आ रही है, लेकिन सर आप सारी बातें जब करती है कांग्रेस तो सिर्फ इतिहास की बात करती है। सर कांग्रेस क्या खुद को इतिहास में ही पाती है? मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं सर। वर्तमान लिहाज से ब्राह्मणों की स्थिति में कांग्रेस खुद को कहां पाती है? दो बड़े चेहरे प्रमोद तिवारी और ललितेश त्रिपाठी को छोड़ दें तो वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो आपकी पार्टी की अगुवाई करेंगे? सर बता दीजिए, इतिहास की बातें मत समझाइए। आप तो अखिल भारतीय पार्टी थे, अब देश में कहाँ रह गए वो भी सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ ही ब्राह्मण है। यूपी की सियासत की हो रही है। तमाम दिग्गज पार्टियों के दिग्गज प्रवक्ता इस शो में मेरे साथ बने हुए हैं। आप सबका भी एक बार फिर से स्वागत। मनोज जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी करिए। देखिए घनश्याम जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय विवेक सिंह जी, अब वो प्रोफेसर भी विवेक सिंह है, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य हो गया। एक आंख से विश्लेषण किया जाता है और एक आंख वाले व्यक्ति को हमारे समाज में क्या कहा जाता है वो अपने मुंह से मैं कहूंगा भी नहीं। मैं ये कहता हूँ, मैंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, आपने अस्मिता की बात बता दी, इस देश के सम्मान की बात बता दी। अरे आप अगर पढ़े लिखे और राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर हैं तो राष्ट्रवाद तो समझ में आता है, हमारी अस्मिता का विषय, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसी संगठन का, किसी संप्रदाय का, किसी जाति धर्म मानने वालों का हो सकता है उनका, लेकिन पूरे राष्ट्र का नहीं हो सकता। एक मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूं कि हमारे देश की भाषा, जो राष्ट्र भाषा, वो हिंदी है, लेकिन हमारे देश का एक लगभग 40% ऐसा हिस्सा है, 50% उसको कह सकते हैं, जहां हिंदी बोली तक नहीं जाती, समझी तक नहीं जाती, उनका कोई काम हिंदी में नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, ऐसा नहीं कि उनका राष्ट्रवाद हिंदी भाषियों से कम है। बिल्कुल निश्चित तौर पे वो भी राष्ट्रवादी हैं और वो भी देश के सच्चे नागरिक हैं। वो भी अपनी अस्मिता और अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, चाहे वो आर्मी में हो चाहे किसी सेना में, लेकिन हम सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अस्मिता कहना, शायद प्रोफेसर या तो हटा लो या तो विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी प्रवक्ता RSS विश्लेषक लिख के आप टीवी डिबेट कर सकते हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बन के नहीं कर सकते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी सड़कों पे थी और कोई 10,000 20,000 की संख्या में नहीं थी, 50 लाख की संख्या में आज कार्यकर्ता जमीन पे थे, सड़कों पे थे और हम मुद्दों को लेके जा रहे थे। बीजेपी कहाँ थी? उसी सांस्कृतिक राष्ट्र के मकर जाल में फंसी, मंदिरों में वोट तलाश रही थी। यही तो मैं कहूंगा, और क्या कहूंगा। मुख्यमंत्री का सड़कों पे कब आप दिखाई दे रहे हैं? जब चुनाव में 6 महीने का समय रह गया सर। इससे पहले आप कहां थे? कोविड में सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? लोगों की सेवा के लिए क्यों नहीं उतरे? ये जो सड़क प्रेम आप दिखा रहे हैं, ये प्रेम इतने दिन बाद क्यों उतरा सर? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत शानदार है, धन्यवाद करूंगा। हो सकता है मैं मुद्दा भूल जाता। चलो एक काम करते हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों से अपने संवाददाताओं से पूछिए कि कोविड काल में किन पार्टी के लोगों पे सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, बीजेपी वालों पे या समाजवादियों पे। मुकदमों के आधार पे तो पता चल जाएगा सड़कों पे कौन था। इसके अलावा गिनती करने का कोई तरीका है नहीं, क्योंकि आज जब हम सड़कों पे थे तो मीडिया ने टीवी पे समाजवादियों को गायब कर रखा। प्रोफेसर विवेक सिंह जैसे राजनीतिक विश्लेषकों ने हमारी जनता की तरफ जो जवाबदेही है एज ए विपक्ष, उसको अगर हमने पूरा किया तो उसको गायब कर। तो समाजवादी पार्टियां सिर्फ मीडिया के भरोसे है? समाजवादी पार्टी सिर्फ मीडिया के भरोसे है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल मीडिया के भरोसे नहीं। मीडिया ने हमारा साथ, जब हम सत्ता में आते हैं तब हमारी 2-4 बातें सुनाई जाती, समझी जाती। जिस तरीके से लोगों को आज स्पेस मिल रहा है मीडिया में, जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको स्पेस आधा दिन उनको टीवी में दिखाया जाता है, और जब हम संघर्ष करते हैं, लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं, हम कब नहीं समाजवादी बाप। आज मैं दावे से कह रहा हूँ, कांग्रेस कोर्ट करती है, तमाम राजनीतिक दल कोर्ट करती है। मनोज जी कोशिश क्या कर रही है? मनोज जी कोशिश क्या करनी है? मीडिया की फुटेज में आने की या लोगों के दिल में उतरने की? अपनी प्रायोरिटी तो सेट करिए सर। मीडिया के कैमरे चाहिए कि लोगों के वोट चाहिए? नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल, जो मीडिया ये बात कहता है, जो ये बात कहते हैं लोग, उनके लिए मेरा ये जवाब था कि समाजवादी समझते नहीं है, समाजवादी संघर्ष नहीं करते, समाजवादी जनता की बात नहीं करते, ट्विटर की राजनीति करते हैं, एसी में बैठते हैं। मैं एक दावा करता हूँ आपके चैनल पे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि क्या आरटीआई के द्वारा या बीजेपी के प्रवक्ता ये कोट करेंगे कि उनके घरों में एसी नहीं लगा है, कि उनका ट्विटर हैंडल नहीं है, क्या ट्विटर पर ट्वीट नहीं करते हैं? ये क्या मीडिया के द्वारा ही तो बनाया जाता है ना कि समाजवादी जो ट्विटर पे राजनीति करते हैं, तो ट्विटर पे राजनीति करते हैं, तभी तो पंचायत के चुनाव में उठा के पटक दिया आपको। आप 500 के अंदर रह गए और समाजवादी 1000 के आसपास पहुंच गए। आपकी क्या हैसियत है? सत्ता में और डबल इंजन की सरकार तो है। ठीक है, और फिर उसके बाद पंचायत भी चुनाव आप जीत गए, विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत जाएगी, सौदा हो गया क्या सर? डील हो गई क्या? ये सपना है, उठा के फेंकेंगे पता नहीं लगेगा। ये उत्तर प्रदेश में जो गुजरात की कंपनियों का कब्जा है ना, उत्तर प्रदेश की आम जनता का पैसा जो गुजरात जा रहा है ना, उठा के फेंकेंगे, गुजरातियों को भी फेंकेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी फेंकेंगे। सब लूट के ले जा रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश हमारा बर्बाद होता जा रहा है। सारी कंपनियां गुजरात की लूट के लेके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट के पैसे को। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुजरात का रहने वाला कोई शख्स नहीं आएगा, गुजरातियों को भी पटकेंगे आप, ये स्टेटमेंट है सर आपकी? मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड, इस जगह घनश्याम जी क्लियर किए दे रहा हूँ। नहीं, आप क्लियर करिए सर ये बात। प्रदेश है, मेरी बात सुनिएगा, गुजरात एक विकसित प्रदेश है, व्यापार में अग्रणी है, यही महाराष्ट्र कृषि, उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ कृषि है, खेती के अलावा कितना यहाँ डेवलपमेंट है? सर ये किस बात का अहंकार है कि गुजरातियों को फेंकेंगे आप उत्तर प्रदेश में? ये कौन सी भाषा है सर? ये जो कंपनियां यहाँ से पैसा लूट के ले जा रही हैं, काम कुछ नहीं, बजट का सारा पैसा गुजरात जा रहा है, इसलिए उन गुजरातियों को उठा के फेंकेंगे बाहर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लोग काम करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट पे। बहुत कंपनियां, बहुत लोग हैं, ये लूटने की प्रक्रिया नहीं चलने देंगे। ठीक है आलोक भाई, असल में अखिलेश यादव तो आज ये भी कह रहे थे कि देखिए हम तो 400 सीटें जीत जाएंगे। 400 सीटें अगर अखिलेश जी जीत गए, समाजवादी पार्टी जीत गई, तो बची 3। सर 3 कैसे बांटेंगे? एक बीजेपी लेगी, एक कांग्रेस लेगी, एक बीएसपी लेगी, या तीनों आप ले लेंगे? सर तीनों की जंग बची ना बस, तो फिर अब क्या भूल गए? 403 बोलने वाले थे, बाकियों को तो उन्होंने कहीं पीछे कर दिया। देखिए एक सपना होता है राजनीति में, कभी कभी कुछ पॉलिटिशियन जो हैं खुली आंखों से सपना देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं ना। अखिलेश यादव जी ने बहुत वक्त घर में गुजार दिया, कभी आपने सड़कों पर देखा उनको? इससे पहले अब आपको चुनावी सीजन आ रहा है, तो अभी उन्नाव भी चले गए, लखनऊ में भी दिख रहे हैं, इससे आगे कहीं निकले नहीं। 2012 के पहले की तस्वीर देखिए ना अखिलेश यादव को, पूरे उत्तर प्रदेश में निकले थे, नई छवि लेके निकले थे, उसका फर्क पड़ा था। हम जैसे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे घनश्याम जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन जब तो क्या किया उन्होंने? सत्ता में उन्होंने माफिया राज बना दिया, अलग इलाकों को गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया। कहीं अहमद थे, कहीं मुख्तार अंसारी थे, कहीं दूसरा कोई चेहरा था। तो कुल मिला के जो तस्वीर लेके 5 साल मौका मिला ना अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने दिखाया क्या? घोटाला किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो सकता है, किस तरीके से खनन घोटाला किया जा सकता है, ये अखिलेश यादव जी ने बताया। किस तरीके से लैपटॉप बांटने के नाम पर घोटाला किया जा सकता है, ये अखिलेश यादव जी ने बताया। लखनऊ में गोमती नदी है, आपको अच्छी तरीके से बात आ रहा हूँ मनोज जी, अरे मैं डेटा लेके बैठता हूँ मनोज भाई, आप जानते हैं बहुत पुराने बात करिए, सबूत के साथ बात रखिए। लैपटॉप बता दे रहा हूँ, 2016 में आरटीआई दाखिल हुई, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे, नहीं तो दस्तावेज आपके पास भिजवा दूंगा। 2012 से लेकर जारी करो, व्हाइट पेपर जारी करे सरकार, गूगल मत खेलो, गूगल को तो फेंको। मनोज जी ऐसे नहीं, मनोज जी आप सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए, सर आवाज में दिक्कत हो जाती है, एक एक करके। सर आप जब बोल रहे थे पूरा आप बोले ना, एक बार आलोक जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आलोक जी बात पूरी करिए प्लीज। 2012 से 2014 के बीच में 14,81,118 लैपटॉप खरीदे गए और आरटीआई 2016 में आरटीआई दाखिल हुई, उसके जरिए ये पता चला। लेकिन बटे कितने? बटे 6,11,794 लैपटॉप। एक की कीमत थी 13,490 रुपए। 1173 करोड़ के लैपटॉप गायब हो गए। कहां गायब हो गए ये मनोज भाई जी अच्छी तरीके से बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। आरटीआई की पता चलता, मनोज भाई थोड़ी देर बाद जाएंगे, अभी जरूरत नहीं, तो जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ मनोज भाई। इसमें कहीं आप जानते हैं मैं बेवजह की बातें बहुत नहीं बोलता हूँ। बहरहाल खनन की बात कर लीजिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से अमेठी के एक विधायक से, एक साधारण से विधायक को आपने मंत्री बनाया और उस मंत्रिमंडल के पीछे कौन था?
पिटारा की फैमिली का कौन सा सदस्य इसके पीछे का आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अखिलेश जी का शासन आया, सिंचाई विभाग के पीछे कौन सा चेहरा था आप अच्छी तरीके से जानते थे। तो आलोक भाई, क्या आपको ये नहीं लगता कि इन सारी बातों को कोस कर, इन पे घेर कर तो आप सत्ता में आ गए? सर अब काम आपको अपना बताना होगा, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, इनको कोस के काम नहीं चलेगा, इस बार कोस के काम नहीं चलेगा। आलोक जी, घनश्याम भाई मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया। सबसे पहले जब मीटिंग उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ ली, उन्होंने पहला सवाल यही किया कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं। पता चला कि कुल मिला के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। योगी जी ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। कुल मिला के आज की हकीकत ये है कि कुल मिला के सिर्फ 16 जिले बचे हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है। अधिकतर जिलों में मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, जो 16 जिले ठीक है सर। तभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। यूपी के मर्म को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। चुनाव बेहद नजदीक है और इन नजदीकियों के चलते सारे ही दल अपने अपने अंदाज में प्रयासों की रफ्तार को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। मनोज जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, अपनी बात जरूर पूरी करिएगा, लेकिन मुझे 400 सीटों का मैकेनिज्म भी समझा दीजिएगा सर। ये 400 सीटें कहां से जोड़ ली? देखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने गंभीर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने लगभग 14 लाख से ज्यादा लैपटॉप खरीदे और सिर्फ 6 लाख के करीब बांटे। तो अगर 13,000 रुपए उन्होंने कीमत बताई उसकी आरटीआई के हिसाब से, तो लगभग 10 अरब 40 करोड़ रुपए से ऊपर बनता है जो समाजवादियों ने घोटाले कर दिए। अच्छा, तो बीजेपी के सरकार वाले क्या चिलम पी के नशे में बैठे हैं क्या? 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए ज्यादा उसमें जो गोमती रिवर फ्रंट पे, तब तो आप एफआईआर पे एफआईआर करा रहे हो। और जहां 10 अरब से ज्यादा रुपए वाला घोटाला है, वहां पे चिलम पी के आप मस्त होके सो रहे हो। टीवी पे बैठ के बोलने से पहले बड़ा संयमित और बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को शोभित नहीं देता है। आप लोग तो बड़ी शुद्धता और पता नहीं क्या क्या प्रबुद्ध सभा से लेके सब कुछ हो, और आप बात करते हो लफाजीबाजी वाली, बात करते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने वाले। तो ये सब चीजें, ये राजनीति समाजवादियों के सामने मत कहा करिए। अच्छा। और मैं तो समाजवादी पार्टी सिखाएगी ना, अब समाजवादी पार्टी ये भी सिखाएगी कि असल में बोलना कैसे है। सर इसे मैं ठीक समझ रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाएंगे हम। अच्छा। बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, लेकिन उपाध्याय जी बताइए ना, 10 अरब से ज्यादा का पैसा घोटाला कर लिया और ये चिलम पी के सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? आप आरोप लगाइए, आप हम पे मुकदमा दर्ज कीजिए अगर घोटाला हुआ है, और नहीं अगर है तो आपसे बिल्कुल शराफत से निवेदन के साथ टीवी डिबेट में कराओ, अनर्गल बात मत बोलिए। तो आप पे झूठा आरोप लगाया तो आप कर दीजिए मुकदमा, फिर डेफामेशन करिए ना सूट सर। अरे देखिए, बिल्कुल हम तो कर देंगे, लेकिन हमारे पास जनता के बड़े काम है। ये खलियर लोग हैं जिनके पास जनता के काम नहीं है, इनको इन्हीं शब्दों से नवाजता हूं मैं। जिनके पास जनता की चिंता नहीं, पेट्रोल डीजल महंगाई बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषण महोदय कह रहे थे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और जिसकी साड़ी खींच के नग्न किया गया था, उसके लिए अगर आपके दिल में प्रेम होता, उसको आप बहन समान मान रहे होते, तो प्रोफेसर विवेक सिंह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार को गुड मार्किंग देने से पहले समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते अच्छी नहीं लगती है मनोज जी। मनोज जी, समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए अच्छी नहीं लगती है। सर आपके समय के आंकड़े गिने जाए सर, बताए जाए आपके आंकड़े। उसको डिनाई किया हमने, कब डिनाई सर किया? आपके यहाँ तो मंत्रियों पे भी आरोप लग गए थे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ असल में। सुनिए, जब लॉ एंड ऑर्डर के उपाध्याय अखिलेश यादव जी से पूछा गया, उन्होंने ऑलवेज कहा लॉ एंड ऑर्डर इज सब्जेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उन्होंने ये नहीं कहा ऑल इज वेल राम राज कायम, वो कभी नहीं कहा। इसीलिए हमने नए मैकेनिज्म बनाए, तमाम सारी महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाई, हमने तमाम सारी उत्तर प्रदेश की पुलिस को मजबूत करने का काम किया। हमारे पास घंटा तो है नहीं कि हम घंटा बजा देंगे तो सब सही हो जाएगा। फिर भी खारिज कर दिया लोगों ने फिर भी खारिज कर दिया लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे। लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे बड़ा मुद्दा था साहब जो आपके खिलाफ गया। डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे थे हम, डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे थे 2017 में। अब किस तरह लड़ना ये हमने सीख लिया है और उस पर चुनाव लड़ेंगे तब जीतेंगे, परेशान मत होइए। एक दिन की पार्टी थी ना सर आपकी जो सीख रहे थे आप, उतने पुराने हैं सर आप लोग, आप सीख रहे थे, बोलिए कि आपका दाव काम नहीं आया। बहरहाल नहीं, हम डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे थे और योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार बहलाने फुसलाने कब्रिस्तान, शमसिस्तान, हिंदू मुसलमान यादव को बैकवर्ड
के नाम पर डिवाइड किया, क्या कहो मैं अन्य दलित के नाम पर डिवाइड किया। हमने इस राजनीति पर नहीं 2017 का चुनाव लड़ा था, हमने इन सारे विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, ठीक है, जनता ने खारिज किए। ठीक है प्रोफेसर विवेक, असल में ये दावा कितना व्यवहारिक दिखाई देता है कि हम 403 में से 400 सीटें जीत लेंगे? सर ये बीजेपी के बंगाल दावे जैसा ही है क्या? कुछ भी कर सकता है, और 400 कहा, मुझे लगता है थोड़ा कम कह दिया, इनको 500 कम से कम कहना चाहिए था। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, देखिए मैंने आपके पास मनोज जी थोड़ा संयम रखेंगे, मनोज जी थोड़ा संयम। मनोज जी ऐसा नहीं होता है, मनोज जी ऐसे नहीं ना कि हर किसी के बारे में। आज आपने साइकिल यात्रा निकाली है, जोश में आप है, समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे। श्याम जी मैं 2 मिनट लूंगा। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कुछ बात किया था, तो मैं उसको उत्तर दे दूं। देखिए समाजवादी पार्टी से कम मुझे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही थी, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए देश प्रेम होना चाहिए और अपने संस्कृति। सर इससे आगे बढ़िए सर हो गई सर ये बातें, इसी पे पूरा शो चले जाएगा नहीं तो। समाजवादी पार्टी के लोगों में आपने देखा होगा, इनका जो शीर्ष नेतृत्व जो है उसने कैसे वैक्सीनेशन के बारे में भ्रम फैलाया और एक समाज के एक वर्ग की पार्टी बनकर रह गई है। देखिए समाजवाद के जो मूल सिद्धांत को भूल गए हैं, जो परिवारवाद के जहाँ पर पराकाष्ठा है, आप उनसे लोगों की कैसे बात कर सकते हो, समाजवाद की या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ब्राह्मण सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया, तो अगर आपको मंदिर से, भारत के संस्कृति से अगर आपको परहेज है, आपको निराशा इससे है, नफरत है, तो आप क्यों ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? प्रोफेसर विवेक एक रिक्वेस्ट है सर आपसे मेरी, आप इसे अलहदा मत लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है सर, मैं आपसे सभी पार्टियों का विश्लेषण की उम्मीद कर रहा हूं सर। आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के स्पेशलाइज नहीं है ना सर, आप विश्लेषक के तौर पे मेरे शो पे आए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सभी पार्टियों का मंथन करिए सर। समाजवादी पार्टी से अगाध प्रेम मत दिखाइए अपना, प्लीज सर। मैं बोल रहा हूँ जी, साइकिल यात्रा इन्होंने अभी शुरू किया है, तो क्या इसके पहले साइकिल यात्रा इनके यहाँ बंद थी जो आज साइकिल यात्रा शुरू करें? रही बात कांग्रेस की, देखिए 1930 साल से कम कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, कोई नेता नहीं है, और प्रियंका गांधी या गांधी परिवार कोई समय नहीं दे रहा है, तो कांग्रेस भी कहीं रेस में है नहीं। फिर मैं एक बात बोलूंगा, समाजवादी पार्टी आज के दिन में उत्तर प्रदेश में एक हैसियत है, और जो मुकाबला होने वाला है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में होगा, ना तो सपा रेस में, बसपा रेस में है और ना तो कांग्रेस रेस में है। 2 ही पार्टियां रेस में उत्तर प्रदेश में है, एक समाजवादी पार्टी है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। टकराव इन दोनों पार्टियों के बीच में होगा। ठीक है, तो विकास जी असल में इस रेस में आप कहीं नजर नहीं आते, कहा यह भी जा रहा है कि आपको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, लड़ाएंगे किसे सर, मैदान में आएंगे किसके सहारे, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे आपको? तो देखिए काफी तकनीकी व्यवधान रहा, हम आपको बहुत धैर्य से सबको सुन रहे थे। कहिए सर, हम आपको सुनेंगे, आप बोलिए। 2012 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के बाद अपनी आक्रामकता और अपने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इस प्रदेश से साफ हो गई, और जितनी बुरे हालात में जा सकती थी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। वो हमको मानते हैं, हकीकत यह है कि उनकी वजह से हमारा साफ हो गया कायदे से। जो हमारा एक वोट बैंक था, जो हमारी 1% था, उससे भी हम नीचे चले गए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की आक्रामकता, उसकी अक्षमता और उसके कानून व्यवस्था में जिस तरीके से गुंडा राज देखा गया, उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, और हम समाजवादी पार्टी के साथ होने की वजह से अपने सही रास्ते पे चल रहे थे। आदरणीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर किसानों के मुद्दे पर, बिजली बिल हाफ और कर्जा माफ की रणनीति को लेकर चल रहे थे, पर इस उत्तर प्रदेश को एक ऐसी सरकार ने सांप्रदायिकता के नाम पर जीत लिया, एक ऐसी पार्टी का कब्जा हो गया उत्तर प्रदेश में कि आज गंगा में लाशें भी बह रही हैं, और प्रदेश का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो त्राईमाम ना कर रहा हो। अब दोनों ही पार्टियां अपनी आक्रामकता से हारी हैं, पर इनका मुकाबला क्या है? जैसे माननीय विवेक सिंह जी सर, दूसरी पार्टियों पे आपने जबरदस्त पीएचडी की है सर, मुझे अपनी पार्टी का हाल समझा दीजिए। मैं आपसे कांग्रेस समझना चाहता हूँ, मैं आपसे कांग्रेस समझना चाहता हूँ सर, मैं बीजेपी या समाजवादी पार्टी नहीं समझना चाहता आपसे। हाँ, धैर्य रखिए। 7.5 साल पहले मोदी इफेक्ट आया, और आज 7.5 साल बाद स्थिति बहुत ही बुरी है।
आप देख रहे हो कि जहां जहां उनको दिखता था, आज गुजरात हारे मोदी जी, कर्नाटक हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, दिल्ली हारे, पश्चिम बंगाल हारे, बिहार हारे, जहां भी है, और उनके साथ में जो लोग थे वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो 70 साल पुरानी पार्टी 70 साल राज करने के बाद सरकार जा सकती है, और कांग्रेस आज उस दशा में हो गई कि राजनीतिक विश्लेषक महोदय बता रहे हैं कि लड़ाई में नहीं है। आजम खान की हत्या अगर हो जाती है, ये उसको मैं हत्या मानता हूँ, जिस तरीके से उनको कुछ आटाताइयों के बीच में छोड़ दिया गया, उनसे वोट लिया गया, उनके समाज का वोट लिया गया। मुजफ्फरनगर के दंगों में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया, वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मैच फिक्स था। आज 2012 के बाद 2017 के बाद अगर उत्तर प्रदेश में आशा की उम्मीद है, तो सर यूपी के इस चुनावी जंग में आपके तर्कश में बस आरोपों के तीर हैं जो आप चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। मैंने धैर्य के साथ आपको सुन लिया सर, लेकिन इसके आगे मैं समय नहीं दे पाऊंगा, लोकतंत्र मेरे पास इतना समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो चुनाव बेहद नजदीक है और नजदीकियों के चलते अपने अपने अंदाज से मतदाताओं को लुभाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मतदाता के दिल में कौन उतर पाएगा और उनकी भावनाओं को समझ के उनके प्यार को वोट में तब्दील कौन कर पाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लोकतंत्र में आज इतना ही।